नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब लाइव सेशन में। और आज हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे। टुडे आई टेक यू थ्रू द केमिस्ट्री। But before starting anything, I must tell you why chemistry is so much important and why chemistry is so much useful for a common man. So I'm just waiting for a few more minutes to start anything so that more people should come and join. And then I'll continue telling things about chemistry. Let some more people to come and join, and then I'll continue. देखिए, मैं पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूँगा। कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपसे कन्वर्सेट करता रहूँ, ताकि सभी को मेरी बात समझ में आती रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने जो स्टार्ट की, Why is chemistry so much important for a common man? हम अपने जीवन में बहुत से लोगों से डील करते हैं. We meet a lot of people in our today's life, and today in this world, we cannot live alone, or a melancholy life is not possible. Even if you are in a government job or in a private job or you're dealing in any kind of business, so n number of people you need to meet today. So in that case, somewhere we need to make some decisions also that this person is trustable or not. Because especially for business class people or the person who are involved in any kind of their own business or any kind of their own talent acquisition, तो उनको ज़्यादा लोगों के बारे में डिसीजन बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि ये आदमी जिसके साथ मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ, जिसके साथ मैं कोई बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं कोई फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ, whether he or she is dependable or not. इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हमारी बड़ी गहरी मदद कर सकती है. बाय लुकिंग एट अ ग्लिम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, उसके हाथ को थोड़ा सा देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि विच टाइप ऑफ पर्सन इज ही और शी. और ये एक अंदाज़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड का काम कर सकता है कि आगे उससे कैसे डील करना है, आगे उससे कैसे बात करनी है. ठीक है, मैं कुछ प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कि उसके प्रॉज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ. तो अगर प्रॉज की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसके क्या बिजनेस हैं, फ़ायदे हैं. एक फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि आप उस अपनी किसी भी इंसान को जज कर सकते हैं. अपनी लाइनों को देख करके आप अपने आप की भी सेल्फ एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं कि हाँ, ये शायद मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है या ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं आपको बता दूँ. मान लीजिए, am I audible? मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि am I audible? मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए. am I audible? आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है? अभी मेरी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है? am I audible? चलिए, ठीक है. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन. अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी ये मेरा एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये पता चल गया कि ये मेरा एक नेगेटिव साइड है, तो अब आप क्या करोगे? आप अपने आप आज के इस दौर में हमें भी अपने आप को डेली प्रूव करना पड़ता है. डेली कहीं ना कहीं अपने आप को लड़ाई में लड़ना पड़ता है, वहाँ अपने आप को साबित करना पड़ता है. तो वहाँ पे जो आपका पॉजिटिव है उसको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और नेगेटिव को
मैं एक पर्सनल सलाह यहाँ ये दूंगा कि नेगेटिव को सुधारने में समय बर्बाद मत करिए। हाँ, नेगेटिव से अवेयर हो करके अपनी प्लानिंग करिए। ये तरीका, नेगेटिव को जानने का बेनिफिट क्या है? नेगेटिव को जानने का बेनिफिट क्या है कि वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम चेंज। अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब मान लीजिए एक नेगेटिव चीज़ आपको पता चल गई कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो अभी आप वाइल डीलिंग विद अदर पीपल, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इमोशनल इशू अगर आता है तो आपको तुरंत कैरीड अवे नहीं हो जाना है, तुरंत कोई डिसीजन नहीं बनाना है, थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा फैक्ट्स को चेक कर लेना है, उसके बाद डिसीजन बनाना है। ये प्लस पॉइंट होगा। अब आप सोचें कि आप अपने इमोशनल एटीट्यूड को बदल दें, तो वो पॉसिबल नहीं, उसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो इनबिल्ट है उसको बदलना आसान नहीं है। इस मामले में मुझे एक छोटी सी, आप क्या, मैं क्या बोलूँगा उसको, एक घटना याद आ गई। व्हेन यू नो Australian cricket team was doing wonderful under the captaincy of Ricky Ponting, and Ricky Ponting during an interview was asked a question like, "What is the secret of your success?" So he simply said to the reporter, "As a team, we always played on our positives. We never thought of our negatives. We planned according to negatives, but we always focused on positives. We did not waste our time on negatives." उनका एक टीम के तौर पर हमने हमेशा अपने पॉजिटिव्स पे गेम खेला है, प्लानिंग हमने नेगेटिव्स पे की है, गेम हमेशा पॉजिटिव्स पे खेला है, और कभी भी हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं की। जो है वो है। तो यही लाइफ का एक फंडा है सक्सेस का, कि आप अपनी पॉजिटिव, अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करें, और प्लानिंग अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग करें। ये मेरी वीकनेस है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री आपको एक बहुत क्लियर कट गाइडेंस दे सकती है कि यस ये आपकी नेगेटिव है, आपको इसे संभल कर चलना है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आप डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंस समझा दी केमिस्ट्री की कि इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ईजी टू लर्न आर्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत टफ नहीं है, लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ है। ऑल्दो कंप्यूटर इज अवेलेबल, ऑल द मैथमेटिकल पार्ट इज प्रॉपरली बीइंग टेकन केयर बाय कंप्यूटर, बट स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मच, है ना। मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा उसमें एक हौच-पौच है। रीज़न ये है कि एक प्लैनेट, एक सिंगल प्लैनेट इज़ कनेक्टेड विद थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। अभी उसमें आप मान लीजिए किसी का करियर को लेकर के कुछ कहना चाहते हो, 10th हाउस आपने देखा, मर्क्यूरी बैठा हुआ है ना। अभी मर्क्यूरी, एक अकेला मर्क्यूरी इतनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, आईटी से जुड़ा हुआ है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन अंडर मर्क्यूरी। अभी आप क्या बोलोगे कि वो आउट ऑफ ऑल दिस विच इज द फेवरेबल। दूसरी बात, हर हर राशि में उसका असर बदल जाता है, हर लग्न में उसका असर बदल जाता है, इवन नक्षत्रा में उसका असर बदल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को समराइज करते हुए, समअप करते हुए, कौन सा शत्रु ग्रह है, कौन सा मित्र ग्रह है, एक फल देना एस्ट्रोलॉजी में बहुत टफ हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी इज रियली हार्ड नट टू क्रैक, बहुत टाइम लगता है सीखने में। 8 to 10 years of time you must keep in your pocket when you are planning to learn Vedic astrology। 10 साल का समय लेकर के चलिए। रीजन आपको और भी बता दूं क्या, आपने कुछ सीख लिया, कुछ चीज़ों को समझ लिया, फिर आप लोगों को प्रेडिक्शन दे रहे हो। ठीक है, अभी आज प्रेडिक्शन दोगे तो वो कल तो सही होगी नहीं। कोई आपके पास आएगा, इंटर में बच्चा पढ़ रहा है, मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा, आपने कह दिया बेटा तू आईएएस बनेगा, 3 साल तो ग्रेजुएशन करेगा, 2-3 साल तैयारी करेगा, 5-6 साल बाद आप उसके कनेक्शन में हो, हाउ कम विल यू कम टू नो कि आपकी प्रेडिक्शन सही हुई थी या नहीं। So it is difficult, quite cumbersome task to be a Vedic astrologer. You need to keep 8 to 10 years in your pocket. वहाँ से आप एक बेसिक लेवल पर आ जाते हो। उसके बाद वहाँ से 10 साल के बाद आप रिच एक्सपीरियंसेस गेन करते हो। फिर वो जो आपने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ दी होती हैं पहले 5-6 सालों में, वो सही या गलत होने लगती हैं। फिर उनके रुझान आने शुरू होते हैं, जैसे वो चुनाव का होता है ना, कि वो एक
एग्जिट पोल हो गया सारा, आपने कर दिया, जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो पता लगा कि 9 बजे आंकड़े कुछ है, 5 बजते बजते आंकड़े कुछ और हो गए। ऐसा ही वैदिक एस्ट्रोलॉजर के साथ होता है। बिगनिंग में हम जो कुछ भी प्रेडिक्शन देते हैं उनके रुझान कई सालों बाद आते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हाउ मच वी वर करेक्ट, कितना हमने जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हैं, कितने फ्रूटफुल हैं, ये तब पता चलता है। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए आसान हो जाती है कि केमिस्ट्री में इतना टाइम नहीं लगता, आप कुछ चीज़ें ऐसी बता सकते हो इंसान को जो कि हाँ देन एंड देयर वो हाँ या ना में आपको जवाब दे देगा, और वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था, नेगेटिव्स बता दूँ आपके केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि टाइम बाउंड प्रेडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह इसमें पॉसिबल, इसमें एक गेस दिया जा सकता है बिटवीन 40 टू 42 ईयर्स ऑफ एज ऐसा होगा। और कई बार ना वो आंकड़े गलत भी हो जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है कि हर हाथ के अकॉर्डिंग उनकी लाइनों के साइज डिफरेंट होते हैं, और लाइनों के साइज डिफरेंट होने की वजह से उनकी टाइमिंग्स अलग अलग हो जाती है। तो टाइमिंग को लेकर के केमिस्ट्री का अपना एक ड्रॉबैक है। टाइमिंग्स के मामले में आप केमिस्ट्री को बहुत ट्रस्टेबल नहीं कह सकते और बहुत एक्यूरेट नहीं कह सकते इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, ये उसका एक लिमिटेशन है केमिस्ट्री का। और एक लिमिटेशन हो जाता है केमिस्ट्री का कि कई बार आपने देखा होगा कि हाथ में सिर्फ 3 लाइनें हैं, ठीक है, वही 2-3 लोगों के आपने हाथ देखे, सबके हाथ में आपको 3 लाइनें दिख रही हो, एक जैसी लाइनें दिख रही, मगर एक करोड़पति है, दूसरा ठोकरे खा रहा है। तो वहां पर उसका डिफ्रेंशिएट करना कि वो इतनी 3 लाइनों की वजह से वो करोड़पति क्यों है और वो ठोकरे क्यों खा रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि पोस्टमार्टम करना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि सूर्य बैठा 10वें भाव में ही है, दोनों की कुंडली में 10वें भाव में, मगर एक में उच्च राशि का है, दूसरे में नीच राशि का, या नवमांश में नीच का है, या शत्रु के नक्षत्र में शत्रु द्वारा देखा जा रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो डिफरेंशिएट कर लेती है, जो केमिस्ट्री में नहीं हो पाता है। तो अपन केमिस्ट्री की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है साइकोलॉजिकल लेवल पर किसी को भी समझने के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री सीखने के लिए समझना क्या ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट कहा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सूर्य और चंद्रमा, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर भी उसको अप्लाई नहीं करते हैं, दे डोंट कंसीडर ऑफ इट। जबकि महर्षि पराशर ने, वराहमिहिर ने, सभी ने बात कही है कि किसी भी कुंडली का राजयोग तभी फलित होता है जब सूर्य और चंद्रमा उससे कनेक्ट हो, और सूर्य और चंद्रमा अच्छी स्थिति में। वो कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर के मीन तक, कोई भी लग्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सूर्य और चंद्रमा जब अच्छे वेल प्लेस्ड होते हैं और राजयोग से कनेक्शन बनाते हैं तो कुंडली स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और नहीं बनाते हैं तो राजयोग सामान्य रह जाते हैं, व्यक्ति को कोई उसका फल नहीं मिलता। इसका रीजन मैं बता दूं क्यों। सूर्य हमारी आत्मा है, सेल्फ, हमारा मोटिवेशन है, हमारा डिसिप्लिन है, हमारा आप कह सकते हैं कि एक डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है। तो क्या सक्सेस लाइफ में, और ये बात उनके लिए ज़्यादा सही हो जाती है जो बहुत रिच फैमिली से पैदा नहीं हुए। मान लीजिए रिच फैमिली में पैदा हुआ तो बात दूसरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक कहावत और भी है, देश काल पात्र को ध्यान में रखकर बात की जानी चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड का बहुत फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और आगे बढ़ना चाहता है, दूर तक यात्रा करना चाहता है, थोड़ा हायर लेवल की सक्सेस लेना चाहता है, तो क्या उसके लिए सक्सेस पॉसिबल है कि अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ ना हो। इसी तरह से चंद्रमा हमारा फोकस है, हमारा कंसंट्रेशन है, और हमारा कंट्रोल है। अगर किसी के अंदर इन चीज़ों की कमी है, उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसे अपनी जो बेसिक डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं है, उसे उसका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो क्या वो सक्सेस ले सकता है? दैट इज रियली डिफिकल्ट। किस्मत से मिल जाए वो अलग बात है, मगर उसको कैरी ऑन नहीं कर सकता। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सूर्य चंद्रमा अगर राजयोग से संबंधित ना हो और कुंडली में मजबूत ना हो तो व्यक्ति का राजयोग फलीभूत नहीं हो पाता। उसी तरह से
एस्ट्रोलॉजी का, केमिस्ट्री का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो है कि आपकी पाम और आपकी फिंगर्स ये डिसाइड करती हैं आपके हथेली के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कितना आप उससे पॉजिटिवली बेनिफिटेड होंगे या नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे, ये इन पे डिपेंड करता है। तो बेसिक चीज़ केमिस्ट्री का है पाम, टाइप ऑफ पाम, और फिंगर्स, फिंगर्स आपकी कैसी हैं, यही आपको एक सच कहा जाए तो जो डिफरेंशिएट क्रिएट करती हैं लोगों में, या एक बेसिक आधार देती है कि हाँ ये व्यक्ति सफल हो सकता है, ये व्यक्ति जीवन में जरूर कुछ करेगा, ये सबसे बेसिक तय करने वाले यही चीज़ है। अगर पाम अच्छी नहीं है, अगर फिंगर्स बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिए हुए नहीं हैं, तो फिर हाथ की रेखाएं चाहे जितनी स्ट्रांग हो, चाहे जितनी क्लियर हो, वो व्यक्ति सामान्य ही रह जाता है, तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि वो एफर्ट ही नहीं करेगा। एफर्ट करेगा तो छोड़ देगा, सिंसियर एफर्ट्स नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म तक एफर्ट नहीं कर पाएगा, परसुएंस की कमी होती है उसके अंदर, विपरीत हालातों में जाकर के वो लड़ाई नहीं लड़ पाता, और यहीं पर चीज़ें दिखती हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, अगर हम केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं in basic terms, in a very clear terms, that is our palm, which type of palm we have and the types of finger are we carrying, हमारी fingers कैसी हैं, ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ क्वेश्चन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। आई टेक अ ब्रेक एंड कंटिन्यू विद दैट। ये समझने की ज़रूरत है। अब मैं सबसे पहले आपको एक फिगर दिखा करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें होती क्या हैं। मैं एक फिगर ड्रॉ करके लाया हूँ आप सभी के लिए। आई होप कि ये फिगर आपको क्लियर दिख रहा होगा। इज इट क्लियर? साफ दिख रहा है आपको? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ दिख रही है आपको? ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ जिसको आगे डिटेल में समझेंगे। पहली चीज़, आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये सीधी लाइन जो ये गोल घेरे वाली जो लाइन है, जो बिल्कुल आपके थंब के, और पहले मैं फिंगर्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये आपकी इंडेक्स फिंगर कहलाती है, ठीक है। ये आपकी मिडिल फिंगर है, जिसके नीचे इंडेक्स फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट होता है, ये जुपिटर माउंट है। मिडिल फिंगर के नीचे सैटर्न माउंट होता है, ये सैटर्न माउंट है। रिंग फिंगर के नीचे सन होता है, इसको अपोलो भी बोलते हैं, अपोलो माउंट है। और लास्ट फिंगर के नीचे ये आपका मर्कुरी माउंट होता है, ठीक है। इतने माउंट होते हैं। उसके अलावा ये आपका यहाँ इस एरिया में आपके 2 माउंट होते हैं। ये जो एरिया पर्टिकुलर, ये छोटा सा एरिया, ये जहाँ से आपका थंब अलग हो रहा है, ये एरिया माउंट ऑफ मार्स कहलाता है, लोअर मार्स, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा फैला हुआ एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं वीनस, माउंट ऑफ वीनस। उसके बाद ये अपोजिट का जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये इतना जो फैला हुआ एरिया है, ये कहलाता है माउंट ऑफ मून, ठीक। और ये जो एरिया आपने देखा, ये अगेन मार्स है, अपर मार्स। ये लोअर मार्स है, ये अपर मार्स है। मार्स को 2 प्लेसमेंट दिए गए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और हमारे जो इंडियन पॉमिस्ट हैं, इस पूरे ब्लैक बीच के खाने को राहु मानते हैं, ठीक है। और नीचे ये जो बिगनिंग वाला पार्ट है, इसको केतु मानते हैं। फॉरेन पॉमिस्ट, वेस्टर्न पॉमिस्ट इसको लेके अलग अलग राय रखते हैं, ठीक। ये बेसिक आइडिया है अबाउट माउंट्स, ठीक है। अब लाइन का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो लाइन आपकी जो स्टार्ट हुई है और ये गोल घेरा बनाते हुए नीचे जा रही है, दैट इज नोन एज लाइफ लाइन। इसको लाइफ लाइन बोलते हैं, ठीक। अभी लाइन्स के बारे में सारी चीज़ें आपको आगे क्लियर करूँगा, क्या है कैसे है। ये जो एरिया जो यहाँ से स्टार्ट हो करके सीधा जा रही है लाइन, कभी कभी सीधी होती है, कभी कभी झुकी हुई भी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाती है, अलग अलग शेप में होती है, बट बेसिकली यहीं से कहीं निकलती है, या तो यहाँ ज्वाइंट के पास से या फिर माउंट ऑफ जुपिटर से निकलती है। इसको हेड लाइन बोलते हैं। और ये लाइन जो यहीं से निकलती है और ऊपर की तरफ जा रही है, कभी कभी ये सीधे जुपिटर में आगे बढ़ जाती है, कभी कभी सैटर्न पे ही ख़त्म हो जाती है, और नॉर्मल केसेस में इन दोनों फिंगर्स के बीच में ख़त्म होती है। दैट इज नोन एज हार्ट लाइन। ये जो एकदम सीधी लाइन देख रहे हैं, ये फेट लाइन है,
ये ज़रूरी नहीं कि सभी हाथों में सीधी हो, कुछ हाथों में यहाँ से निकल जाती, कुछ हाथों में यहाँ से निकलती, कहीं से भी निकले, लेकिन इसका एंड कहाँ होता है, वो माउंट ऑफ सैटर्न पे होता है या फिर माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे हार्ट लाइन पर होता है। तो ये बेसिक लाइन है, ये 4 बेसिक लाइन है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने तरह के हाथ होते हैं और उनके क्या क्या फल होते हैं। फिर आगे पिक्चर देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखा के आपको मैं समझाऊंगा कि उनको कैसे जज करते हैं। जैसे एक हाथ होता है हमारा सिंपल palm वी हैव, दैट इज स्क्वायर palm। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक ऐसा palm जिसकी लंबाई और चौड़ाई देखने में बराबर है। ऐसे लोग बहुत ही मैं आपको बोलूँगा कि बहुत परिश्रमी होते हैं, फोकस्ड होते हैं, अपने काम को निकालने में बहुत माहिर होते हैं और मटेरियलिस्टिक सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि ये लाइफ में इनके सारे गेम कहीं ना कहीं मटेरियल, सारे एम, टारगेट्स मटेरियलिस्टिक सक्सेस से ही जुड़े होते हैं। दे आर मोर मटेरियलिस्टिक इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। स्क्वायर पाम वाले और बहुत अच्छी सक्सेस लेते हैं और किसी भी काम को छोटा नहीं समझते, मेहनत करने से घबराते नहीं, ये इनका पॉजिटिव साइड है। हाँ, नेगेटिव साइड ये ज़रूर हो जाता है कि कई बार ये प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, इसलिए टॉप लेवल की सक्सेस नहीं ले पाते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे अच्छी सक्सेस ले पाते हैं, लेकिन जो एक जिसे मैं बोलूँ कि बहुत हायर अथॉरिटीज़ के लेवल पे कम पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी चाहिए होता है, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव तो बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, किसी चीज़ से घबराते नहीं, ये इनका बेस्ट पार्ट है। और कभी भी निराश नहीं होते, परिस्थितियों से निराश नहीं होते हैं, ये इनका बेस्ट पार्ट है। इसीलिए स्क्वायर पाम वाले आपको कभी भी ठोकरे खाते नहीं मिलेंगे, दे आर ऑलवेज बी डूइंग समथिंग और द अदर थिंग। और एक पाम होता है दैट इज रेक्टेंगुलर, जहाँ पे कि चौड़ाई लंबाई आपस में बराबर नहीं होती, कहीं पर चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो कहीं पर लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो रेक्टेंगुलर पाम दो तरह के हो जाते हैं, एक जिसकी ब्रेथ ज़्यादा है, लेंथ कम है, वो ज़्यादा बेहतर पाम। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्क्वायर पाम की भी कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अच्छे प्लानर होते हैं, अच्छे एग्जीक्यूटिव होते हैं और ऐसे लोग ही टॉप पर पहुंचते हैं। टॉप लेवल की सक्सेस लेने वालों के हाथों को ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर ही होंगे, लेकिन हाँ उनकी ब्रेथ ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी। अब ब्रेथ लेंथ कैसे नापते ये मैं बताऊंगा आपको। एक हाथ रेक्टेंगुलर में देखने को मिलेगा जिसकी ब्रेथ थोड़ी सी कम होगी और लेंथ ज़्यादा होगी, लंबा ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम। वो भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर लाइफ में सफल नहीं होते। उसका रीज़न है, उसके कई रीज़न है। ऐसे लोग एक तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नेचर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं। शारीरिक श्रम इनसे हो नहीं पाता है, कल्पनाओं में ज़्यादा रहते हैं, इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं। प्लानिंग तो कर लेते हैं पर एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता और दूसरों से काम ले पाना इनके बस का रोग है। यही रीज़न है कि ऐसे लोग नॉर्मली लाइफ में ज़्यादा सक्सेस नहीं ले पाते हैं, ऑर्डिनरी लेवल पर अपनी लाइफ को जी। लेकिन एक प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये चाहे जैसे भी हालात हों खुश रहते हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है, दुखी नहीं होते। ये इनका प्लस पॉइंट है, चाहे जैसे भी हालात हों, कम ज़्यादा जैसा भी लाइफ में है, बस थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, वो गाना आपने सुना होगा। ऐसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, खुश रहते हैं। हाँ, एक और इनका ड्रॉबैक है, दोज पीपल हु हैव देयर palm having more length, उनका एक ड्रॉबैक और है कि ये लोग थोड़े से कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल हो जाते हैं, नई चीज़ों को, नए कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच नहीं करते हैं, डरते हैं एग्जीक्यूट करने में और सोशल नॉर्म्स को मतलब क्या मैं बोलूँ कि ब्रेक करना इनके बस का रोल नहीं है। सोसाइटी के नॉर्म्स को चेंज कर देना इनके बस का रोल नहीं है। वट एवर इज गोइंग ऑन दे आर वेरी हैप्पी विद दैट, दे कंटिन्यू विद दैट। तो लेंथ ज़्यादा होनी पाम की अच्छा नहीं है। ब्रेथ जितना चौड़ा पाम होगा उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग जितना चौड़ा पाम होता है उतने ही एक्टिव हो जाते हैं ऐसे लोग। वैसे लोग उतने ही नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उतने ज़्यादा एडेप्टेबल नेचर के होते हैं। भविष्य वक्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ भविष्य देखने वाले ज़रूर होते हैं, दूर की सोच रखते हैं और परिवर्तन करते हैं। कीरो ने अपनी किताब में लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा आगे, कि अमेरिका को अमेरिका बनाने वाले ऐसे ही लोग हैं। अभी आगे मैं बताता हूँ। तो ये हो गया
आपका स्क्वायर पाम। अभी मैं आपको पूरे फिगर से समझा दूंगा, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, देन आफ्टर आई विल शो यू द फिगर आल्सो एंड आई विल शो दैट हाउ डू यू डिसाइड इट एज स्क्वायर पाम और रेक्टेंगुलर और व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू। अनदर काइंड ऑफ पाम इज स्पैचुलेट। स्पैचुलेट पाम जो होती है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो आपकी स्क्वायर भी हो सकती है। उसका एक बेसिक क्वालिटी क्या होता है कि वो थोड़ी अंदर की तरफ झुकी हुई सपाट, जैसे ये एरिया नॉर्मल हाथों में आप देखेंगे एकदम सपाट होगा, बीच का एरिया एकदम सपाट है, लेकिन अगर ये गहरा है, इसमें थोड़ा सा अंदर गड्ढा है, गहरापन लिए, जैसे मेरे हाथ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अंदर गड्ढापन है, वो स्पैचुलेट पाम कहलाता है। चमचाकार स्पून की तरह थोड़ा सा अंदर क्यों। जितने भी आपको क्रिएटिव माइंड के लोग मिलेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूस डायरेक्टर हो, जितने भी क्रिएटिव माइंडसेट के लोग मिलेंगे, you'll see them having spatulate kind of palm। और यही कीरो ने कहा था कि अमेरिका को अमेरिका बनाने वाले स्पैचुलेट पाम वाले लोग हैं, क्योंकि हमेशा कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। whatever is already existing उसमें इनका इंटरेस्ट कुछ कम होता है। they always try to find something new, something or the other thing। और सोशल नॉर्म्स को तोड़ना या नई चीज़ों को लाना, ये इनके लिए बिल्कुल एक इनका पसंदीदा स्ट्रगल है। तो स्पेचुलेट काइंड ऑफ पीपल यू नो दैट चेंज सोसाइटी। और जितने भी बड़े सोशल लेवल पर आप बड़े लीडर्स देखेंगे, उनको आप स्पेचुलेट पाम देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। और एक पाम होता है कोनिक पाम। कॉनिक पाम जो होता है वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पाम होता है, बड़ा गद्देदार मजबूत हाथ होता है, अंदर ऊपर पूरा भरा हुआ होता है, गड्ढापन नहीं होता है, और फिंगर्स और पूरी पाम एक शेप में थोड़ी सी कोन बनाती नजर आती है। ऐसे ऐसे ऐसा स्क्वायर टाइप का नहीं दिखेगा, पूरी की पूरी पाम एक साइड में झुकी हुई दिखेगी, सारे फिंगर्स एक तरफ झुकी हुई दिखेंगी और एक कोन का शेप बनता हुआ नजर आएगा। दैट इज नोन एज कोनिक पाम। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका ये है भाई, ये समझ लीजिए कि पैदा ही वो हुए हैं आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के साथ हुए। ठीक है ना, हर चीज़ को सजाना, अच्छे से करना, वेल डेकोरेटेड, हर चीज़ इन्हें बिल्कुल एक ऐसी चाहिए होती है जो एक बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की जाए। ऑर्डिनरी स्टाइल में कुछ भी करना इनको पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मैं बोलूँ तो इनके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक ही ड्रॉबैक होता है इनके साथ, और वो ये है कि दे कैन नॉट स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब बिना लग्जरीज के ये बहुत लंबा समय नहीं गुजार सकते। अगर इनका जन्म एक अच्छी वेल टू डू फैमिली में हुआ है, देन फिर तो कोई बात नहीं, दे विल ऑलवेज बी एबल टू गेट सक्सेस। लेकिन अगर कोनिक पाम है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग हो जाती है, बड़े पेनफुल हो जाती है, क्योंकि वो ना लाइफ के जो एक रफ एंड टफ पैचेस हैं उनको झेल नहीं पाते हैं, उसके लिए वो फिट नहीं होते, नीदर फिजिकली नॉर मेंटली। यही इनकी फेलियर का एकमात्र रीज़न है। अदरवाइज अगर अच्छी वेल टू डू फैमिली में पैदा हो जाए तो दे डू वंडर्स, कमाल की सक्सेस देते हैं। तो बेसिकली ये फोर टाइप्स ऑफ पाम्स आर देयर। फर्स्ट इज स्क्वायर, अनदर इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में भी दो तरह का हो गया, एट वन साइड ब्रेथ इज एट द हायर साइड और द लेंथ इज एट द हायर साइड। तीसरा हो गया आपका स्पैचुलेट और चौथा हो गया आपका कॉनिक। ये चार तरह के हाथ आपको देखने को मिलेंगे इन नॉर्मल वेज। और एक मिक्स्ड हैंड कहलाता है, जिसमें कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो कॉनिक है या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। डिसाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उसका एक उसके बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो एक ऐसी लाइफ है जो कि बहुत एक ऐसी इंसान जिसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं होती। आर बंच ऑफ सो मेनी क्वालिटीज़, लेकिन कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, वो चीज़ उनके अंदर होती है। एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी होती है नेक्स्ट टाइम वालों की। तो अभी मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आई विल शो यू विद फिगर एंड आई मेक क्लियर विद पेंसिल कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये स्क्वायर पाम है, रेक्टेंगुलर है,
लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ ज़्यादा है, कॉनिक है, मिक्स्ड है, और उसके अलावा पाम में और क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जिससे डिसाइड किया जाता है जा सकता है कि एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है या फिर ये एक थकी हुई पर्सनैलिटी है। इधर वेदर इज़ ही कैन डू समथिंग और कैन नॉट डू समथिंग, कैसे डिसाइड करते हैं, ये और भी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू एंड आई होप नेक्स्ट सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और मेरे एक सभी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट अपडेट उनको मिलते रहें और आप इसको फॉलो करिए। आई लव टू सी कि आप लोग अच्छे से इसको केमिस्ट्री सीखें। पल्लव मित्रा ने क्वेश्चन पूछा है, आई मस्ट टेक द क्वेश्चन इन दैट केस। वेट अ मिनट पल्लव जी, मैं आपकी डिटेल्स अपलोड कर लेता हूँ, देन आई टू यू। पल्लव, आपका मेरी ट्रांसफ़र घर के पास कब होगी? अच्छा 1 मिनट, 22/1/1995, 22/1995, 11:53 AM। अभी आप करते क्या हैं पल्लव जी? क्या कर रहे हैं? जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, क्या कर रहे हैं? कल्याणी बंगाल, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में हैं पल्लव जी आप? आप किस डिपार्टमेंट में हैं पल्लव जी? देखिए पल्लव जी, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग मैरिज और ट्रांसफ़र। तो देखिए, आपका जो समय चल रहा है, राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, मैरिज के लिए अच्छा समय है आपका ये, मैरिज का समय निकट आ गया है, जल्दी ही आपकी मैरिज होगी, मैरिज की ज़बरदस्त संभावनाएँ हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा मेरा ट्रांसफ़र घर के पास कब होगा, तो सन 2022 सितंबर से फरवरी 2023 के बीच में का जो समय है, यानी 22-23 का जो समय है, वो ज़बरदस्त समय है, आपका ट्रांसफ़र आपके घर के पास हो जाए। और देखा जाए तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है वो। मैरिज भी 2022 में होती आपकी दिख रही है, 22 फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, और 23 का फर्स्ट हाफ, ये आपके ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो कुल मिला के 2022-2023 में आपकी दोनों मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँगी। और कोई क्वेश्चन लेना चाहता हूँ तो, अदरवाइज आई एम जस्ट फिनिशिंग ऑफ दिस सेशन। ओके, फाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स रियली नाइस टू बी विद यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि नेक्स्ट सेशन में भी आपसे मुलाकात होगी एंड विल कंटिन्यू दिस लर्निंग द केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री।